गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे ठीक हो। एंड आज काफी टाइम बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। ठीक है। तो जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था बेटा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड आई होप सो कि आपने प्रॉपर तरीके से इसका रिवीजन कर रखा हो। ये पढ़ाया था मैंने आपको बेटा प्रीवियस क्लास में, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, राइट। तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था बेटा। ठीक है। जहां पर हमने जनरली ये पढ़ा था कि हम एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी में जो सरकार की ओनरशिप है उसको शिफ्ट करते थे, एंड वहां पर जनरली हम किसको रखते थे बेटा? प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप लेकर आते थे, राइट। दिस इज द बेसिक सेगमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट करवाना किसमें? प्राइवेट पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस, राइट। इसके बारे में काफी कुछ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था एंड आई होप सो कि आपने प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ रहे हो। देन आपको एक टूल्स भी बताया था, डिसइन्वेस्टमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कराते थे पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। ठीक है जी। तो आई होप सो कि आपने रिवाइज कर लिया। अब देखिए कुछ चीजों के, ये शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा था बेटा हमने। अब सुनना, इकोनॉमी में कोई भी पॉलिसी आती है बेटा, तो उस पॉलिसी के कुछ फायदे होते हैं तो डेफिनेटली कुछ नुकसान भी। ऐसा नहीं है बेटा 100% कोई भी पॉलिसी बेटा इकोनॉमी में हमेशा बेनिफिट ही लेकर आए। So definitely there are some negative impacts and some positive impact of the policies। वैसे ही बेटा प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करूँ तो कुछ फायदेमंद है तो कुछ नुकसान भी है ऑब्वियसली फॉर द इकोनॉमी। तो यहाँ पर पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा व्हाट आर द गेन्स एंड लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के आने से क्या क्या लॉसेस हुए और क्या क्या गेन्स हुए बेटा हमें देखो। ये जब वक्त की जो नीड होती है, ठीक है, जो हमसे वक्त मांगता है हम उसी चीज के अनुसार पॉलिसीज प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन एक स्थिति है, एक सिचुएशन है जहां पर हमें लगा कि पब्लिक सेक्टर प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। तो भारत सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया एंड डेफिनेटली सरकार को कुछ बेनिफिट्स भी मिले इस पॉलिसी के कारण और कुछ नुकसान भी मिले। इसके ऊपर मैं आपको एक केस स्टडी भी कराऊंगा, राइट। एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश का बेटा। सो जरा देखिएगा ध्यान से, व्हाट आर द बेनिफिट्स, कहते हैं ऑब्वियस गेन्स एंड इम्परेटिव लॉसेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। तो क्या इसके गेन्स हैं, आमतौर पे कितने गेन्स वगैरह होते हैं बेटा प्राइवेटाइजेशन से, और क्या इसके डेफिनेट लॉसेस हैं प्राइवेटाइजेशन की वजह से, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इंस्टांसेस में हम डिस्कस करेंगे इसके गेन्स क्या है, व्हाट आर द गेन्स। देखो, प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज करता है बेटा सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। एंड जैसे कि आपने पढ़ा था, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस अपने बारे में, खुद के बारे में सोचता है बेटा, ना कि वो सोसाइटी के बारे में, यानी कि वो सेल्फ के बारे में सोचेगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट। वो चाहेगा उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स हो, ना कि वो किसी सोशल वेलफेयर या फिर सोसाइटी का वेलफेयर वगैरह करेगा। ये उसका कोई बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो कहते हैं ओवर द सोशल इंटरेस्ट, डेफिनेटली सोशल इंटरेस्ट के ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट की सुपरमेसी होती है बेटा प्राइवेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब भी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ है बेटा तो प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है रादर देन कि सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहता है। ठीक है। तो कहते हैं जब सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेल करता है, राइट, द एंटरप्रेन्योर वर्क विद 100% कमिटमेंट। तो डेफिनेटली ये बेनिफिट मिलता है जब आपको लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस में इंडल्ज है, वो आपका अपना बिजनेस है, तो उसमें आप चाहोगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स आए। आपका खुद का पैसा इन्वेस्टेड हो रखा, तो वहां पर आप अपनी 100% कमिटमेंट से काम करोगे एंड 100% एफिशिएंसी लगाओगे। बिकम अ कंडीशन टू सर्वाइव फॉर द वर्कर्स। ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन बन जाएगा जहां पर आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। सो दैट इज द पॉइंट। अगर आप अच्छे से काम नहीं करो, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर में यही तो होता है बेटा कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा, एक्सपेल्ड, निकाल दीजिए उसको। तो वो उस डर के मारे कि यार एक ऐसी कंडीशन खराब हो जाएगी कि सर्वाइवल के भी वांदे हो जाएंगे। सो दैट्स वाई बेटा वो क्या करता है, वो अपने 100% कमिटमेंट और एफिशिएंसी के काम करता है, ताकि वो अपनी जॉब को बनाए रखे सर्वाइवल के लिए। तो जब वो 100% प्रोडक्टिविटी के साथ काम करता है बेटा, तो डेफिनेटली ना प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो देखिए कहते हैं हाई प्रोडक्टिविटी, इट इज द ऑब्वियस रिजल्ट, और उसका रिजल्ट जो होता है वो हाई प्रोडक्टिविटी है, जो कि आम है, ऑब्वियस है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब इसके कॉन्ट्ररी अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं बेटा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करूं, तो गवर्नमेंट ऑफिसर में एक चीज होता है कि बेटा अगर एक बार आपकी सरकारी जॉब लग गई तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको वो निकाल नहीं सकते, राइट। यू आर फिक्स टू दैट पर्टिकुलर जॉब।
कोई भी पर्सन आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया। तो वहां पर क्या होता है बेटा कि पर्सन के अंदर एक सिक्योरिटी आती है कि यार अब तो मेरी जॉब फिक्स है। तो इसलिए बेटा वो 100% कमिटमेंट एफिशिएंसी नहीं दे पाता, बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। आपकी जॉब अनसर्टन होती है, राइट। जब अगर आप ढंग से काम नहीं कर रहे होगे, आपके आपसे कोई आउटपुट नहीं आ रहा होगा, प्राइवेट सेक्टर बोलेगा चलो भैया जी राम राम, आप जाइए अपने घर। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक सिचुएशन। आई होप सो आप समझ आ गए। दिस द फर्स्ट बेनिफिट, जहाँ पर एक्चुअली सेकंड, जहाँ पर बेटा हम अपने इंटरेस्ट को ज्यादा आंकते हैं ना कि सोशल इंटरेस्ट को, जहाँ पर डेफिनेटली अब इस वजह से 100% कमिटमेंट देते हैं। फिर कहते हैं प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट private enterprises to work in a competitive environment with both domestic and international as well। ठीक है, यानी कि बेटा जो प्राइवेटाइजेशन है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस से एक्सपेक्ट करता है कि वो काम करे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, क्योंकि बेटा जब प्राइवेट सेक्टर मार्केट में आएगा तो फिर किसी एक व्यक्ति के हाथ में तो बिजनेस की कमान नहीं होगी। देयर इज लॉट्स ऑफ पीपल आर फ्री टू स्टार्ट द बिजनेस वेंचर्स। और जब बहुत सारे लोग वेंचर स्टार्ट करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, तो मार्केट में एक दैट इज कंपटीशन की भावना पैदा होगी, और एक कंपटीशन पैदा होगा, और उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर आपके ऊपर प्रतियोगिता रहेगी बेटा, डेफिनेटली उसके आधार पे आप काम करेंगे। और जब आप प्रतियोगिता में काम करते हो बेटा, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करने की सोचते हो। फिर आप अपने आप को एक सर्वाइवल पॉइंट पे नहीं रोकते, फिर आप सोचते हो कि नहीं भाई, अगर ये सामने वाला पर्सन मेरे से आगे निकल गया, मेरा बिजनेस भी डूब जाएगा। तो वहां पर आपके अंदर एक डेवलपमेंट की भावना आती है यार। आप अपने आप को अपग्रेड करने की सोचते हैं, मॉडर्नाइज चीजों को एक्सेप्ट करने की सोचते हैं, राइट। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं 1951 सॉरी 1991 से पहले की बात बताऊं, तो भारत का जो बिजनेस था वो उतना कॉम्पिटेटिव नहीं था, राइट। एक बीएसएनएल थी बड़ा, इंटरनेट प्रोवाइड कर रही थी, या कुछ भी सर्विस, टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, राइट। इंटरनेट तो नहीं था उससे पहले। दैट मीन्स जो टेलीफोन सर्विसेज थी वो देख लो ना उसकी क्या हालत। और आज का टाइम तो देख लो, जियो एयरटेल कितने ज्यादा डेवलप, एडवांस टेक्निक यूज कर रहे हैं। एंड आए दिन बेटा अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए न्यू टेक्निक अडॉप्ट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक फेयर है, डर है, कंपटीशन में कैसे सरवाइव करा जाए अगर खुद को अपग्रेड नहीं किया जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलता है इकोनॉमी को बेटा प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, देखो नीचे नोट पैड में लिखा हुआ है, कंपटीशन इंक्लूड्स सॉरी इंड्यूस अपडेशंस एंड मॉडर्नाइजेशन को, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, दीज आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर जल्दी से, शीघ्रता से बेटा डेवलप होना है, राइट, तो वहां पर डेफिनेटली आपको अपडेशन की जरूरत पड़ती है, अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपग्रेड नहीं होगे, मॉडर्न चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप डेवलप नहीं हो पाओगे। तो दैट इज द बेसिक सिचुएशन, और कॉम्पिटिशन इस चीज को बढ़ावा देता है। और कॉम्पिटिशन कहाँ आता है बेटा? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है ना, इसलिए बेटा प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, अगर आप स्पीड में चाहते हैं तो। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अपना बिजनेस को फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में ना संभावना है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई तभी करा जाता है जब सोशल वेलफेयर सामने आता है। बट बिजनेसमैन जो प्राइवेट सेक्टर में होता है वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करता है। एग्जाम्पल बेटा मुकेश अंबानी, राइट। क्या इन्होंने हर सेक्टर में अपने बिजनेस के हाथ फैला रखे हैं? ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पर रिलायंस नहीं है? राइट, मैक्सिमम सेक्टर में रिलायंस है, कुछ सेक्टर को छोड़ दें तो। टाटा को भी देख लो, किसी एक बिजनेस में तो है नहीं बेटा। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका मैं नाम लूंगा यहाँ पे, अडानी हो गया, राइट, दैट इज मैनी पीपल्स आर देयर, राइट। तो ये किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में नहीं है, दे आर इन्वॉल्व इन मैनी बिजनेसेस, राइट। इन्होंने अपने बिजनेस को किसी एक जगह पे स्टॉप करके नहीं रखा हुआ है, दे डाइवर्सिफाई देयर। और जब आप डाइवर्सिफाई करते हो, फिर आप ग्रोथ के चांसेस क्या होते हैं बेटा? वहां पर बढ़ जाते हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। Unlike PSU, private enterprise inclusively generate high profits. कहते हैं these are used to expansion and diversification of the products। ठीक है ना, जिससे हमारा बिजनेस बेटा इंटरनेशनल भी होता है, डोमेस्टिकली तो होता है, साथ में इंटरनेशनल भी होता है। और जब आपका बिजनेस एक वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा होता है, तो वो काफी ज्यादा डेवलप होता है। और जब वो डेवलप होगा तो इकोनॉमी में डेफिनेटली उसकी वजह से काफी डाइवर्सिफिकेशन आएंगे, चेंजेस आएंगे, और इकोनॉमी बेटा उससे ग्रोथ होगी। देखिए, एमएनसी आर द टेस्टिमोनी टू द फैक्ट्स द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आर द कैपेबल टू रिडिफाइन द बेंचमार्क ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, आज की डेट में बेटा पूरे विश्व को बिजनेस कौन चला रहा है बेटा? कौन रन कर रहा है? एमएनसी चला रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज जिसको आप बोलते हैं, राइट। दीज दे प्रूव दैट, ये इस फैक्ट्स को प्रूव कर दिया इन्होंने कि डेफिनेटली बिजनेस को, अगर इकोनॉमी को एक नया बेंचमार्क, एक ग्रोथ देनी है, तो एमएनसीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये प्राइवेट सेक्टर में तो डेवलप होती है बेटा।
तो इसलिए कहते हैं प्राइवेटाइजेशन प्रमोट कंज्यूमर सॉवर्निटी, ठीक है। हायर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉवर्निटी इंप्लाइज वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेटा इसका मतलब आपको समझा दूं क्या होता है। देखो कह रहा है प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करता है कंज्यूमर सोवरेनिटी। नाउ व्हाट इज दिस, इसको अगर मैं आपको जनरल सी लैंग्वेज में बताऊं तो ये होता है फ्रीडम। एक जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब क्या होता है फ्रीडम। मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो एक्चुअल मीनिंग फ्रीडम नहीं है बेटा, आई विल एक्सप्लेन यू समटाइम्स। सुनना ध्यान से, मैं आपको छोटा सा सिचुएशन बता दूं। ओहो, अब बेटा इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, कोशिश करो लीड लगा के सुनने की। अ, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करता है कंज्यूमर सोवरेनिटी को ना, व्हाट इज दिस। बेटा मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सरकार राशन देती है, राइट, सरकार राशन प्रोवाइड करती है। हाँ जी, प्लीज आंसर दीजिए मेरे साथ के साथ, तभी आपको समझ आएगा। बोलो, मेरी वॉइस आ रही है सभी को। सरकार राशन देती है नहीं देती, हाँ या ना। यस, ऑफ कोर्स। तो वहां पर क्या आप उस राशन देने वाले पर्सन को बोलते हो कि भैया ये क्वालिटी सही नहीं है, मुझे दूसरा दो। हाँ जी। या आप ये बोलते हो कि मुझे ना दूसरा वैरायटी का दो, बोलते हो क्या? नो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास चॉइस नहीं होती है बेटा। यू डोंट हैव एनी चॉइस। जैसा दे मिल रहा है वैसा एक्सेप्ट कर लो, दैट्स इट। हाँ कि ना? बट क्या डू यू हैव अ चॉइसेस इन प्राइवेट सेक्टर? आप किसी नॉर्मल शॉप में जाइए और आपको आटा परचेज करना है और कुछ भी वट एवर, राइट। तो क्या वहां पर आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है कि नहीं जी, अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो दूसरी लेंगे, राइट। तो दैट मीन्स सर प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं, अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो वहां पर क्या होता है, यू हैव ए लॉट्स ऑफ चॉइस, आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है। तो इसलिए बेटा कंज्यूमर यहाँ पर सोवरेन होता है। क्या होता है बेटा? सोवरेन मतलब फ्रीडम होता है उसके पास कि वो कोई भी गुड्स परचेस कर सकता है अपनी चॉइस से, और बेटर क्वालिटी परचेस कर सकता है गुड्स की, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। तो ये ओनली प्राइवेटाइजेशन प्रमोट कर सकता है इस चीज को बेटा। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक, क्योंकि वहाँ मोनोपोली हो जाती है, और मोनोपोली में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर आपको पर्टिकुलर चीज ही परचेस करनी पड़ेगी, जो भी सरकार आपको जिस भी कंडीशन में प्रोवाइड कर रही है उसको आपको परचेस करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। देखो ये लिखा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट द कंज्यूमर सोवरेनिटी। हायर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी इंप्लाइज द वाइडर चॉइस। आपके पास क्या होती है बेटा? बहुत सारी वाइडर चॉइस होती है, एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। समझ आया बेटा? ऑब्वियस गेन क्लियर हुआ आपके? बोलो जी प्लीज। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स, एंड ये बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा, इनको नोट करने की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ, जो यूट्यूब से देख रहे हैं बेटा आप लोग, प्लीज इसको पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैं ऑफलाइन पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको पीडीएफ चाहिए यूट्यूब वालों को भी, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही बेटा, मुझे मैसेज कर देना, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। और नोट करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। बट हाँ, अगर किसी को नोट्स मैसेज वगैरह नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो आप इसको पॉज कीजिए और नोट कर लीजिएगा यूट्यूब से, जो भी बच्चा देख रहा है वो, ठीक है। पहले मुझे बता दो बेटा, क्या समझ आया आपको ऑब्वियस गेन्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन? हाँ जी, तो दीज आर सम गेन्स। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया। बोल लो नलाई को, पार्टिसिपेट कर लो, नहीं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। विवेक, बेटा आपको समझ आ रहा है? योर पार्टिसिपेशन ऑलवेज बिकम जीरो। ओके, अब कुछ लॉसेस देख लेते हैं। अभी तो हम सिर्फ गेन गेन की बात कर रहे थे, बट बेसिकली आपने देखा होगा कि काफी इकोनॉमिक डेवलप, अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सोचूं तो देयर इज एन प्राइवेटाइजेशन बहुत बेटर है। अब जरा देखिए, इसमें कुछ लॉसेस भी हैं। इंपरेटिव लॉसेस कहते हैं सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली द थियोटिकल पॉसिबिलिटीज। ऑब्वियस सी बात है बेटा, समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, अमीर गरीब, ठीक है। एंड जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड, राइट, तो डेफिनेटली सर वो प्राइवेटाइजेशन वाले इन्वायरमेंट में सर्वाइवल उनका थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है, और एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज बन जाती है, राइट। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि सोशलिस्ट पैटर्न जो होता है सोसाइटी का, जो मतलब जिसको सोसाइटी में, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो बिना सोसाइटी के वेलफेयर के, यानी सोशल वेलफेयर के सर्वाइव नहीं कर सकता बेटा, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं इट लॉसेस टू प्रैक्टिकल रेलेवेंस वंस पीएसयू आर सोल्ड ऑफ टू द प्राइवेट एंटरप्राइज, ठीक है। तो दिस इज द सीरियस प्रॉब्लम। तो एक बेसिक सिचुएशन है बेटा यहाँ पर कि
अगर प्राइवेटाइजेशन आता है, अगर प्राइवेटाइजेशन वाइडर हो जाता है, तो वहां पर सोसाइटी का वेलफेयर नहीं हो सकता। और जब सोसाइटी का वेलफेयर नहीं होगा बेटा, तो जो लोग एक इकोनॉमी के सेक्शन, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, राइट, जिनके पास उतना इनकम पावर नहीं होता है बेटा, राइट, तो वो हायर प्रॉफिट्स वाले गुड्स को कैसे परचेस करेंगे? देयर इज एन हाई प्राइसेस। और जहां पर हाई प्राइस होते हैं, देयर इज एन प्रॉब्लम, राइट, वहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो सोसाइटी का एक वर्ग बेटा सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द बेसिक लॉसेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए, तो ये हो गया बेसिक सिचुएशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन, लॉस एंड गेन। अब मैं आपको ना केस स्टडी कराता हूँ, फिर इन स्टेटस का पढ़ाऊँ। बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा, केस स्टडी देखिए। एक केस हुआ था बेटा, जिसको हम बोलते हैं सिरसिला ट्रेजेडी, राइट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। और ये हमें बताता है प्राइवेटाइजेशन से नुकसान, लॉस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, राइट। प्राइवेटाइजेशन के आने की वजह से क्या, एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ मैं आपको क्या लॉस हुआ था। देखो, देयर इज अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, राइट, बेनिफिट्स की कोई गिनती नहीं बेटा कि प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। बट डेफिनेटली मैंने कहा था ना, हर चीज के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो नुकसान ये है बेटा, इस केस स्टडी को देखते हैं कि क्या नुकसान है बेटा इसके अंदर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जरा देखिए क्या कह रहा है। सिरसिला एक जगह का नाम है बेटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक स्मॉल टाउन है, जो अपने पावर लूम इंडस्ट्री के कारण जाना जाता है। ठीक है, यानी कि पावर लूम जो इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा, उनके कारण ये जाना जाता है सिरसिला, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहते हैं दिस इंडस्ट्री इज मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ पीपल इन द टाउन। यानी कि यही इंडस्ट्रीज है बेटा, वहाँ के लोगों के सर्वाइवल का जो मोस्ट ऑफ सोर्स है लिवलीहुड का, सर्वाइवल का एक तरह से कहा जाए, तो वही इंडस्ट्री हुआ करती थी। तो देयर इज अ बेसिक केस स्टडी कि सिरसिला एक आंध्र प्रदेश में जगह है, जो अपने पावर लूम इंडस्ट्रीज के कारण जाना जाता है। अब यहाँ पर जो लोगों का सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, वो यही है, यही इंडस्ट्रीज हैं, जिन इंडस्ट्री की वजह से बेटा ये लोग सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, कहते हैं जैसी प्राइवेटाइजेशन के हाथ में पावर सप्लाई आई, राइट, तो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सप्लाई टू दिस इंडस्ट्री लेड टू सब्सटेंशियल हाइक इन द पावर टैरिफ। यानी कि जैसी पावर सप्लाई जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आई बेटा, तो वहां पे क्या हुआ बेटा, पावर टैरिफ्स के रेट्स बढ़ गए। ठीक है, यानी कि रेट्स वगैरह क्या हो गए हमारे, बढ़ गए। अब जब रेट बढ़े तो डेफिनेटली इम्प्लाइंग द अनसस्टेनेबल बर्डन ऑन द इंडस्ट्री। अब जब रेट्स बढ़ेंगे पावर के, तो उसका एक बर्डन बढ़ेगा इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो यस, ऑफ कोर्स पड़ा, इंडस्ट्री के ऊपर एक कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई। अब जब कॉस्ट ज्यादा बढ़ी तो देयर इज अ प्रॉब्लम। इंडस्ट्री ने क्या करा, जब उसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा होने लगी, बढ़ गई, तो उसने वेजेस काटना शुरू कर दिए वर्कर के। तो कहता है कट इन द वेजेस हैज बीन अ सीरियस consequences as wages are linked with the production। और हमारे वेजेस किसके साथ लिंक्ड है बेटा, प्रोडक्शन के साथ, कि जितना वेजेस दोगे उतना प्रोडक्शन होगा। तो जिसके कारण बेटा हमारे प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया, ह्यूज डिक्लाइन आया, प्रोडक्शन डाउन होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। ठीक है, और कहते हैं व्हेन वेजेस आर कट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सबसिस्टेंस। जब वेजेस हमारे बेटा सबसिस्टेंस से ज्यादा कटने लग गए, मतलब एक लिमिट से ज्यादा कटने लग गए, कि अब उतनी वेजेस मिल रही थी जिससे हमारा सर्वाइवल नहीं हो पा रहा था, तो कहते हैं भैया इस स्थिति में वर्कर क्या करते। तो उन्होंने एक सुसाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, उनके पास एक ही ऑप्शन था, दे सुसाइड देयर सेल्फ, राइट। और दिस इज व्हाट द वर्कर डिड इन सिरसिला। सिरसिला में यही किया बेटा वर्कर ने, जब उनको वेजेस कम मिले और सबसिस्टेंस से कम मिले, मतलब उनके सर्वाइवल से कम मिले, सो प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया। कहता है अबाउट 50 वर्कर जिन्होंने कमिट कर ली थी बेटा सुसाइड, विच इज नोन एज द सिरसिला ट्रेजेडी। इसी को सिरसिला ट्रेजेडी कहा जाता है। और ये हुआ प्राइवेट सेक्टर के वजह से। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना, राइट, ये थोड़ा सा लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ और नहीं थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ अच्छे स्टेप्स ले सकती थी बेटा, जैसे कि देखो, प्राइवेट जरूरी नहीं प्राइवेटाइजेशन आप 100% प्राइवेटाइजेशन कर दो, आप सरकारी कंट्रोल भी रख सकते हैं कहीं कहीं पे। और जहां पर संभावना है कि यार सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ और नहीं है, तो वहां पर सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन इतना हावी ना हो जाए कि पर्टिकुलर एरिया के लोग नुकसान में आ जाए। तो ये नुकसान हुआ बेटा। तो दिस इज द केस स्टडी, सिरसिला ट्रेजेडी के नाम से जाना गया बेटा ये, जहां पर 50 वर्कर से ज्यादा लोगों ने कॉमिट कर दी सुसाइड। ठीक है, और ये कुछ फैक्ट्स ऑफ द केस थे। आई होप सो कि आपको समझ आ गया हो। क्लियर हुआ बेटा, सिरसिला केस स्टडी समझ आई आपको, सिरसिला ट्रेजेडी? बोलिए प्लीज।
अगेन नोट का वही तरीका है बेटा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब जरा एक बार एक सिचुएशन देखो, हालांकि बहुत सिंपल है। ये कुछ स्टेटस प्रोवाइड किए गए थे बेटा पीएसयूज को। देखो, सुन लेना, बहुत आपने एक पहले ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा रिकॉर्डिंग के थ्रू, पर सुन लीजिएगा। 1991 से पहले हमने पढ़ा कि हमारे जो पीएसयू सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे बेटा, तो इनकी परफॉर्मेंस काफी पुअर थी। बट स्टिल बेटा कुछ कंपनियां बहुत बेटर तरीके से काम कर रही थी उस प्रॉब्लम में भी। तो इसलिए भारत सरकार ने कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कुछ स्टेटस प्रोवाइड किए, जिसमें से एक था नवरत्न, एक था महारत्न और एक था मिनी रत्न। हालांकि ये महारत्न और मिनी रत्न बेटा 90 आफ्टर 1991 दिए गए। नवरत्न कुछ ऐसी कंपनीज को दिया गया बेटा, कुछ 9 कंपनीज को, जो एक तरीके से उस समय जब हमारी बाकी सारी कंपनीज ने परफॉर्मेंस बहुत बेकार करी थी, बट इन कंपनियों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिला रहा। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनियां थी, इनको किस के राज्य से कंपेयर किया गया, तो जरा देख लेते हैं कि नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न क्या है। कहते हैं नवरत्नास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीएसयूज इन इंडिया। ठीक है, कहते हैं नवरत्न रिफर टू 9 such profit making companies which are compared with the 9 coteries in the court of the king Vikramaditya, who were the man of eminence and rare wisdom। यानी कि बेटा कुछ ऐसी 9 कंपनियां जिनको राजा विक्रमादित्य के जो दरबार हुआ करते थे, कोटेरियास, राइट, माना जाता है बेटा राजा विक्रमादित्य जो थे, किंग विक्रमादित्य, उनके 9 दरबार थे, राइट, जिनकी वजह से उनका राज्य काफी फलित और फूलित हुआ था, काफी डेवलप हुआ था, वो काफी स्ट्रांग थे। तो उन 9 कोटेरियों से यानी कि दरबारियों से बेटा कंपेयर किया गया 9 कंपनीज को, और कहा गया कि जिस समय भारत में बाकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था उनका बहुत पुअर परफॉर्मेंस था, तो इन्होंने काफी भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया। और ये उन्हीं 9 कोटरी की तरह काम कर रहे थे बेटा, जो राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे, जिनकी वजह से राजा विक्रमादित्य को काफी मैन ऑफ एमिनेंस एंड रेयर विजडम कहा जाता है, राइट। सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन कि इसलिए इसको नाम दिया गया नवरत्नास। क्या नाम दिया गया बेटा? नवरत्नास। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है और उसका नाम देख लीजिए। दीज आर 9 कंपनीज: आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन; बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड; ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन; सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया; BHEL, भेल, दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड; आईपीसीएल, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड; बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड; एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन; एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो दीज आर 9 कंपनीज बेटा, जिनको हमने किससे कंपेयर किया था? 9 कोटेरियस ऑफ द राजा विक्रमादित्य, राइट, उनके दरबारियों से कंपेयर किया था। जैसे ही उनकी वजह से राजा विक्रमादित्य का जो दरबार था, जो राज्य था, वो शासन ग्रोथ कर रहा था, समृद्धि को हासिल कर रहा था बेटा, वैसे ही बेटा इन 9 कंपनीज की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था भी अच्छे से सर्वाइव कर पा रही थी, ग्रोथ कर पा रही थी, इसलिए इनको उन 9 कोटेरियास के साथ कंपेयर किया गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हालांकि एक बेसिक सिचुएशन है कि हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतते अनुसार, नवरत्न के स्टेटस में ये 9 कंपनियां ही नहीं थी बेटा, और भी कंपनियों को इसमें ऐड किया गया। ठीक है, तो कहते हैं जैसे ही वक्त बीता, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस दिया गया। समझे बेटा? नवरत्न समझ आया तुम्हारे? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बहुत टेक्निकल वर्ड नहीं है बेटा ये। फिर आता है महारत्न। महारत्न क्या है बेटा? कहते हैं 2009 में भारत सरकार ने स्टार्टेड किया महारत्न स्टेटस। ठीक है, कहते हैं कुछ पीएसयूज ने महारत्न स्टेटस को हासिल किया, जो कि बेटा नवरत्न में से ही कुछ कंपनियां थी, बट कुछ अलग थी। जैसे कोल कोल इंडिया लिमिटेड, ये नवरत्न में नहीं था, इसको महारत्न का स्टेटस दिया गया। बट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अभी आपने पढ़ा था, एनटीपीसी आपने पढ़ा था, ओएनजीसी आपने पढ़ा था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपने पढ़ा था, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपने पढ़ा था, दिस इज न्यू, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस इज न्यू, एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कुछ कंपनियां तो नवरत्न से अडॉप्ट होती हैं बेटा। देखो नीचे लिखा हुआ है, फ्यू इंडस्ट्रीज हैव मूव फ्रॉम नवरत्न टू महारत्न स्टेटस। ठीक है, तो कुछ न्यू कंपनीज को स्टेटस दिया गया महारत्न का, और बाकी कंपनियों को जो नवरत्न थी उन्हीं को बेटा महारत्न का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, और ये स्टेटस क्यों दिया जाता है? ताकि कंपनियों को एनकरेज किया जाए, चिन्हित किया जाए कि कौन सी कंपनियां ज्यादा ग्रोथ कर सकती हैं, और उस हिसाब से उनको इकोनॉमिकल एडवांटेज दिया जा सके, वगैरह वगैरह।
तो कहते हैं मिनी रत्न रिसेंटली येट अनदर स्टेटस कॉल्ड मिनी रत्न हैज बीन क्रिएटेड टू एनकरेज द पीएसयूज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अभी भारत सरकार ने बेटा कुछ कंपनियों को मिनी रत्न का स्टेटस भी दिया है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। तो कहते हैं अराउंड 75 पीएसयूज अवॉर्डेड विद दिस मिनी रत्न स्टेटस। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ महारत्न, मिनी रत्न एंड नवरत्न। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया। अब देखो उसमें करना क्या है बेटा, सेम नहीं है बेटा, नाम अलग है ना। सेम कैसे हो गया, स्टेटस है ना, स्टेटस। स्टेटस हम तभी किसी को देते हैं, एक बार बताओ, अगर मान लो आप क्लास में बहुत अच्छे परफॉर्मर है तो मैंने आपको एक स्टेटस दे दिया, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू एनकरेज यू ना, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि यार ये पर्सन बहुत बेटर परफॉर्मेंस करता है, तो इसको ये स्टेटस दिया जाए। तो आप उस स्टेटस को पाने के बाद और अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, तो ये बेट एक एनकरेजमेंट का तरीका होता है। और उसमें कुछ चिन्हित करे जाते हैं कुछ कंपनीज को ताकि उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट भी दिया जा सके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर बेटा हमारा प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से 100% फिनिश अप हो गया, खत्म हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। चैप्टर 6 भी हमारा समाप्त हो जाएगा बेटा। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पॉवर्टी। राइट, बट इसके आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। और प्लीज इसको मैं नोट्स भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जितने बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं, दैट इज रिक्वेस्ट टू यू बेटा कि आप पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, आई विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग, सॉरी, नोट्स ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।